तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये आइडिया मेरे को बेसिकली इसी पोर्टफोलियो को देख के आया था। तो मतलब आप देख सकते हो कि स्क्रीन में मेरा पोर्टफोलियो चलता रहता है। आप मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियोस उठा लो, हर वीडियो में आपको ये पोर्टफोलियो मिलेगा। इसको दिखाने का रीज़न हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह करने में, ठीक है। सीधे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें और सीधे मुद्दे पे आएँ, ठीक है। बट उसके बाद इस पोर्टफोलियो को देखते देखते मेरे को वो आइडिया आया जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले मैं आपको इस पोर्टफोलियो के बारे में बता दूँ, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि मैंने क्यों बनाया था, ठीक है। ये मैंने वीडियोस में ऐड करने के लिए नहीं बनाया था। ये मैंने बनाया था जब मैं रिएक्ट जेएस सीख रहा था। तो मतलब कुछ 2-3 साल पहले मैं जब रिएक्ट जेएस सीख रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत बेसिक चीज़ें सीखी थी रिएक्ट की, ठीक है। तो जो भी मैंने सीखा था उसको मैंने एक प्रोजेक्ट में कंक्लूड करने के लिए ये पोर्टफोलियो बनाया था। तो पोर्टफोलियो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिससे कि हम लोग अपना काम पब्लिक को दिखा सके, राइट। पोर्टफोलियो क्या होता है, हम लोग अपना जितना भी हमारा काम है वो दुनिया के सामने पेश करते हैं अपने पोर्टफोलियो के थ्रू कि भैया देखो मैंने ये काम कर रखा है, मेरे बारे में ये है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक रेफरेंस लेकर ये पोर्टफोलियो बनाया था, ठीक है जी, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो बना है रिएक्ट जेएस में, और इसी की वजह से मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं। क्योंकि देखो मैं हूँ बैकएंड का बंदा, राइट। उस टाइम पे मैं फ्रंट एंड सीख रहा था, इसलिए मैंने ये फ्रंट एंड वाला मतलब यूजिंग रिएक्ट जेएस मैंने क्या किया था, ये वाला पोर्टफोलियो बनाया था। अब मैं हूँ तो बैकएंड वाला बंदा, है ना। तो उस टाइम पे मैं रिएक्ट पढ़ रहा था, बट बाद में छूट गई वो चीज़ क्योंकि अपनी रूट्स तो बैकएंड ही है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है बैकएंड में कि हम लोग एक पोर्टफोलियो जैसी या फिर एक स्टैटिक वेब पेज बना सकें यूजिंग अपने बैकएंड वाली लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके या फिर फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके, लाइक स्प्रिंग बूट, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से स्प्रिंग बूट में एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही सोचा कि क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि स्प्रिंग बूट से हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका कि बना तो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग बूट में एक लाइब्रेरी होती है थाइमलीफ, राइट। अब थाइमलीफ लाइब्रेरी क्या होती है, जिनको नहीं पता, थाइमलीफ एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि फॉलो करती है MVC अप्रोच। MVC नहीं पता जिनको, वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच, ठीक है। जिन्होंने एडवांस जावा पढ़ी होगी उनको पता होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है, हमारे पास एक व्यू होता है, ठीक है, एक कंट्रोलर होता है, और व्यू और कंट्रोलर कम्युनिकेट करते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट, राइट। ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी होंगी। और मॉडल हमारा क्या करता है, डेटा को लाने जाने में वो करता है, हेल्प करता है, ठीक है जी। मतलब मैं अभी डीप में नहीं घुस रहा MVC के, आप लोग में भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि हम लोग थाइमलीफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग वेब पेजेस बनाओ यूजिंग थाइमलीफ, क्योंकि थाइमलीफ एक डिपेंडेंसी है जो कि स्टैटिक वेब पेजेस और सिंपल वेब पेजेस बनाने में हेल्प करती है। हम लोग उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर सकते। लाइक अगर आप ये वाला पोर्टफोलियो देखिए मेरा, जो मैंने रिएक्ट में बनाया, ठीक है। तो रिएक्ट एक पावरफुल लाइब्रेरी है, राइट। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। मान लो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये पोर्टफोलियो देखो आप, इसमें पीछे से अगर आप देखोगे तो देखो ये डॉट 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 पार्टिकल्स जैसे पीछे घूम रहे हैं, राइट। तो ये कैसे घूम रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक वी कैन से मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है, ठीक है। पार्टिकल जेएस करके एक लाइब्रेरी थी, तो उसको यूज़ करके मैंने ये थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगे करके मैंने ये चीज़ बनाई थी, राइट। बट हम लोग थाइमलीफ में ऐसा नहीं कर सकते, हम थाइमलीफ में कोई अलग से लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। थाइमलीफ में वी कैन जस्ट सिंपल यूज़ HTML, अपना CSS और सिंपल जावास्क्रिप्ट, हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्ट में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को राउट भी करवा सकते हैं। लाइक मैंने जैसे बोला कि अगर मैं स्किल में क्लिक करूं, तो अभी तो फिलहाल ये सिंगल वेब पेज है, ठीक है, और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया भी नहीं है। तो मैंने जैसे स्किल में क्लिक किया तो वो स्किल वाले सेक्शन में आ गया, राइट। बट हम लोग क्या कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पर एक बटन है तो मैं स्किल में क्लिक कर रहा हूँ तो वो कहीं और दूसरे वेब पेज में राउट कर सकता था मेरे को। तो दिस थिंग वी कैन डू विथ रिएक्ट जेएस, ठीक है। राउटिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक वैलिडेशंस वगैरह कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग थाइमलीफ में भी कर सकते हैं, बट वो हो जाएगा कि हम लोग सारा कोड कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास थाइमलीफ में सिर्फ HTML फाइल होती है, ठीक है, जो कि विजिबल होती है पब्लिकली। बट अगर आप जेएस की बात करो, हमारे पास JSX फाइल होती हैं, फिर JS फाइल होती हैं जिसको हम कंपोनेंट फाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उनको हम यूज़ करते हैं, वो हम लोग को जैसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करते हैं रिएक्ट वाला, राइट। तो वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती, पब्लिक के लिए सिर्फ index.html वो होती है, अवेलेबल होती है, जिसमें कि हम सिर्फ ऐप कंपोनेंट कॉल कर रहे होते हैं, और सारा फिर लॉजिक हमारा ऐप के अंदर और जितना भी है अलग अलग सब अंदर लिखा रहता है,
राइट। जिनको थोड़ा बहुत रिएक्ट का आइडिया होगा वो समझ रही होंगी मेरी बातें। बट थाइम लीफ में ऐसा कुछ नहीं होता। थाइम लीफ में हम लोग सारा कोड बॉडी के अंदर ही कर रहे होते हैं, index.html के अंदर ही कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग उसके अंदर सारा अपना वैलिडेशन का लॉजिक वो सब लॉजिक लिख देंगे तो वो तो गड़बड़ है ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए थाइम लीफ हम लोग सिर्फ बेसिक HTML पेज या फिर बेसिक फ्रंट एंड बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा, ना प्रेफर कर रहा हूँ कि भैया थाइम लीफ से आप वेब पेजेस बनाओ, ठीक है। थाइम लीफ का पर्पस अलग होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर प्रॉपर वेब पेजेस बनाने हैं, यूज़ रिएक्ट JS, यूज़ अपना एंगुलर JS, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रंट एंड के लिए, तो यू कैन यूज़ दोज फ्रेमवर्क्स, राइट। बट डोंट यूज़ थाइम लीफ। ये तो जस्ट मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई थी कि क्या हम लोग थाइम लीफ से फ्रंट एंड बनाकर, प्रॉपर फ्रंट एंड बनाकर उसको होस्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैसा लगेगा, ठीक है। जैसे अभी इस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने रिएक्ट JS यूज़ कर रखी है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट से डेटा आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट से डेटा पॉपुलेट होकर यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि क्या हम लोग जावा में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या हम जावा में ऐसा कुछ लिखें कोड कि जावा से पॉपुलेट होकर डेटा फ्रंट एंड में आए, ठीक है, और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आए, हमको अलग अलग सर्विसेज बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा कि भैया तुम रिएक्ट को जावा के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। फ्रंट एंड को बैक एंड से कॉल करवा सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, APIs वगैरह कॉल कर सकते हो। बट हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ऐसे लैंग्वेज की जिसमें हम लोग, जिसके थ्रू, मतलब एक सिंगल सर्विस जिसके थ्रू हम लोग अपना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होस्ट कर सकें, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया फिर स्प्रिंग बूट और थाइम लीफ। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया फिर, अच्छा, तो इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या बना रखा है बेसिकली। तो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले सोच रहा था कि ये वीडियो मैं एक एज अ लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूं करके, क्योंकि मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, मैं भी सब नया स्क्रैच से शुरू कर रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों को भी स्क्रैच से बताऊँगा। बट फिर मैंने ट्राई भी किया था बट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि एकदम नया चीज़ था, मैंने नया चीज़ सोचा था, तो मेरे को लगा कि बहुत टाइम ले सकता है और वो खाली टाइम वेस्ट ही होता है कि मैं लगा हुआ हूँ और आप लोग लाइव स्ट्रीम में देखोगे। तो मैंने क्या सोचा कि मैं पहले बना लेता हूँ, जो जो डिफ़िकल्टीज़ मेरे को आई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो जो रिजोल्यूशंस मैंने उसको ठीक करने के लिए किए वो सब मैं आपको बता दूंगा और आपको एक एंड रिजल्ट दूंगा, ताकि आप जस्ट चीज़ों को समझो और खुद से बनाने का ट्राई कर सको। क्योंकि आप जब खुद से नहीं बनाओगे आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे तो आप लाइव स्ट्रीम में 10 घंटे मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है। तो करना आपको खुद से ही है, सीखना है तो करना आपको खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है, बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आप देखोगे तो ये है मेरी पोर्टफोलियो विद स्प्रिंग थाइम लीफ वाली मेरी वेबसाइट, ठीक है। इसको मैंने होस्ट करवा रखा है रेलवे ऐप में, ये सब मत देख के कंफ्यूज होना। तो ये हमारे पास रेलवे एक ऐप करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे हम लोग अपनी एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं फॉर फ्री, फॉर लिमिटेड यू कैन से यूसेज, ठीक है। तो ये मैंने किया, मैंने ट्राई किया था गिटहब एक्शंस में भी डिप्लॉय करने का। लाइक जैसे अगर आप ये वाली पोर्टफोलियो देखो, राइट, तो ये पोर्टफोलियो मैंने कहीं थर्ड पार्टी में डिप्लॉय नहीं करी, ये मैंने गिटहब में ही डिप्लॉय कर रखी, गिटहब पेजेस में, ठीक है। तो ये वाली तो आराम से हो गई थी रिएक्ट वाली, क्योंकि हम लोग इसमें प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं, राइट। बट इसमें मेरा प्रोडक्शन बिल्ड नहीं बन रहा था स्प्रिंग बूट में, तो वो गिटहब पेजेस में डिप्लॉय हो ही नहीं पाई, और हुई भी थी तो ये जितना भी हमारा CSS लगा हुआ है वो सारा अप्लाई नहीं हो पाया उसमें। तो खैर वो तो चलो दूसरी बात है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं फ़िलहाल। बट ये फिर मैंने किया था ये रेलवे ऐप में डिप्लॉय, ठीक है, ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे तो ये एकदम डिफरेंट ही, मतलब एकदम अलग ही पोर्टफोलियो दिख रहा है, इससे एकदम अलग दिख रहा है। अच्छा, तो ये आइडिया मुझे कैसे आया कि मुझे इसी टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है, एकदम सिंपल। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब मेरे को HTML CSS का भी उतना वो नहीं है, मतलब हाँ आइडिया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, बट मैं फ्रंट एंड गाई नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो मुझे नहीं पता कि प्रॉपर, अगर मैं प्रैक्टिस ना करूँ तो मुझे नहीं पता भैया प्रॉपर CSS कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मुझे देखना पड़ेगा। तो वो बहुत टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, एक सिंपल सा पोर्टफोलियो सर्च किया यूजिंग HTML CSS, ठीक है। आप भी कोई रैंडम सा HTML CSS वाला एक सिंपल, जिसमें सिर्फ HTML और CSS यूज़ हो रखी है, वैसा कोई पोर्टफोलियो मिल जाए तो, ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया। और उसको यूज़ करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करी हैं। तो अगर आप देखोगे ये हमारे इस वाले पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये वाला पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अगर आप इसका कोड देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, इसका कोड देखोगे तो कुछ भी नहीं है,
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यार ये सब तूने कैसे किया करके, हम सब देखेंगे कि ये सब कैसे कर रखा है। ये जो आपको टाइप राइटर वाला इफेक्ट दिख रहा है ना, ये भी कुछ नहीं है, CSS वगैरह ही यूज़ कर रखी है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। मतलब मैंने जो सिंपल पोर्टफोलियो डाउनलोड किया था उसमें ये सब नहीं था, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर ली चीज़ें। आप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ट्वीक, जैसे उसमें ये सोशल मीडिया हैंडल्स इतने सारे नहीं थे, मैंने इतने सारे ऐड कर दिए, राइट। उसमें एक क्लाइंट्स वाला सेक्शन नहीं था, राइट, तो एक क्लाइंट्स वाला सेक्शन मैंने खुद ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखो कितना सुंदर लग रहा है नहीं, ठीक है। और उसमें ये एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने खुद ऐड कर दिया। प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में भी 3-4 चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, ये वाला सेक्शन में मैंने खुद से ऐड कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट में देखो कुछ नई चीज़ करी है, ठीक है, कुछ यूनिक चीज़ करी है, तो उसको शोकेस करना ज़रूरी है। तो मैंने भी पीछे लास्ट में एक टैग लगा दिया कि दिस वेबसाइट इज़ मेड विथ टाइमली, ठीक है, ताकि कोई अगर देखे तो उसको सीधे चमके यार ये बंदे ने कुछ यूनिक कर रखा है। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा पोर्टफोलियो। अच्छा, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 बटन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास डाउनलोड CV वाला ऑप्शन है, बट अगर आप ये वाला पोर्टफोलियो देखोगे इसमें मैंने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया था, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ ऐसा डाउनलोड वगैरह वाला काम नहीं हो रहा था, बस कॉन्टैक्ट में जाके हम लोग सिर्फ यहाँ पर कोई मैसेज दे सकते थे, और एक्चुअली में ये मैसेज ईमेल होके मेरे को ही मिलता था, ठीक है। ये कोई ऐसा फालतू चीज़ नहीं बना रखी है, एक्चुअली में काम करने वाली चीज़ थी। तो इसके लिए मैंने email JS करके कुछ था वो भी ऐड किया था, ठीक है, मुझे भी याद नहीं बट ऐसे ही कुछ था वो ऐड किया था। आप लोग भी कर सकते हो चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। फिलहाल उसको छोड़ते हैं रिएक्ट वाले को, आते हैं हम अपने स्प्रिंग बूट वाले में, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया कि मैंने क्या बनाया है। अब हम देखेंगे मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका कोड बेस दिखाऊं, तो देखो ये मेरा गिटहब रेपो है, तो अगर मैं आपको इसका कोड बेस दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा, देख रहे हो, स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर पे बेस है, मतलब जो फाइल स्ट्रक्चर है वो स्प्रिंग बूट वाला ही है, ठीक है। तो हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर भी अभी IDE में जाके समझेंगे, फिलहाल मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसा करके स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मैंने रीडमी में भी ऐड कर रखा है कि हम लोग डायनामिकली कैसे डेटा इसमें पॉपुलेट कर रहे हैं, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने अपने लिए कर रखा है कि बाई चांस मैं इसमें कुछ डाटा बाद में फ्यूचर में ऐड करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा ना कि मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस किए थे, तो वो चीज़ों के लिए, ताकि वो चीज़ रिकॉल रहे, रीडमी बनाना इज़ वेरी गुड चॉइस। अगर आप यहाँ देखो तो देखो हम लोगों ने 39% जावा यूज़ करी है, इसका मतलब मैक्सिमम चीज़ जावा हम लोग जावा से फेच करके ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद HTML भी है हमारे पास, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करके बना रखा है, ठीक है। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कोड के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये स्प्रिंग बूट पूरा के पूरा स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर, मतलब फाइल आर्किटेक्चर इसका स्प्रिंग बूट वाला ही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज यूज़ नहीं करी हैं, जस्ट एक मैंने थाइमलीफ डिपेंडेंसी ऐड करी थी। जब हम लोग स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट से बनाते हैं ना, तो थाइमलीफ वाली मैंने स्टार्टर प्रोजेक्ट वाली डिपेंडेंसी ऐड करी है, ठीक है। स्टार्टर वेब हमको लगेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग APIs वगैरह कॉल कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये मेरा डाउनलोड CV वाला बटन था ना, तो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये एक बैकएंड में API कॉल करता है, वो API इस फाइल को लेके आता है और डाउनलोड करके देता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपना CV इसमें डाल सकते हैं, ताकि अगर हम लोग किसी को अपना पोर्टफोलियो दें तो दे कैन रेफर आवर CV एज वेल, ठीक है जी। तो मतलब ये तो जस्ट एक आइडिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इससे कुछ भी करवा सकते हो, आप APIs कॉल करवा सकते हो, आपको जो करवानी है ना। आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा मैं, ठीक हो गया जी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, स्प्रिंग स्टार्टर वेब यूज़ कर रखा है, ओके हो गया जी। और एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर दी ताकि मेरे को डेटा वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहे, ठीक है जी, ठीक है। और कुछ भी नहीं, देखो अलग कुछ नहीं। अच्छा, इसमें मैंने एक ऐड कर रखा है स्पॉटलेस अप्लाई, ताकि फॉर्मेटिंग वगैरह में यूज़ कर सकूँ अच्छे से। फॉर्मेटिंग मतलब इंडेंटेशन वगैरह सही हो सके, तो ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू, ठीक है। अगर आपको इंडेंटेशन वगैरह करना पसंद है, कोडिंग अच्छा दिखे आपका तो पसंद है, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये तो हमारा हो गया पॉम फाइल। अगर मैं आपको अपना वेब पेज दिखाऊं तो जिसने भी थाइमलीफ यूज़ किया है उसको पता है कि ये जैसे हम लोग थाइमलीफ डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो हमारा फाइल आर्किटेक्चर लिटिल बिट डिफरेंट होता है रिसोर्सेज का। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट में क्या होता है, रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन YAML होती है बस, राइट। अभी क्या है, हमारे एप्लीकेशन YAML के साथ साथ 2 फोल्डर्स हैं, स्टैटिक और टेम्पलेट्स वाले फोल्डर, ठीक है। टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर हम सारे HTML फाइल्स रखते हैं,
ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी क्या था, हमारे पास एक ही HTML फाइल है क्योंकि हमारा स्टैटिक वेब पेज है, तो मैंने index.html बना रखा है और उसी के अंदर सारा तामझाम हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है जी, ठीक है। और स्टैटिक के अंदर क्या आएगा, हमारा स्टैटिक के अंदर हमारे एसेट्स आएंगे। ठीक है, एसेट्स मतलब हमारी पिक्स वगैरह हो गई। ठीक है, तो जितनी भी पिक्स मैंने सारी इसके अंदर डाल रखी हैं। ठीक है, जितनी भी फाइल है लाइक मेरा रिज्यूमे वाला जो हम लोग डाउनलोड क्लिक करके रिज्यूमे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो फाइल हो गई। ठीक है, उसके बाद JS वाली जितनी फाइल्स हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, CSS वाली फाइल्स हम यहाँ रख सकते हैं। लाइक इस index.html के लिए CSS हमने ये वाला यूज़ किया है style.css। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा ये मीडिया क्वेरी .css भी है। ये क्यों यूज़ कर रखा है, ये हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया ताकि हम लोग अपना वेब पेज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना सकें। अगर आप देखो ये रिस्पॉन्सिव वेब पेज है, ये देखो छोटा हो गया, तो यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन भी आ रखा है। सी, हम लोग ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर एक बग जैसा मिल गया हमको, क्योंकि देखो इसका हैमबर्गर का साइज़ मैंने बढ़ाया नहीं है, मैंने ऐड किया था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोड वाला सेक्शन, तो देखो कॉन्टेक्ट्स वाला सेक्शन नीचे चला गया है ना। तो ये एक बग मिल गया, इसको ठीक कर दूंगा मैं बाद में बट आप लोग ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव बनाया हम लोगों ने, इसकी वजह से हमने मीडिया क्वेरी वाली CSS भी ऐड कर रखी है। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब हम समझते हैं हमने index.html में करा क्या है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको वेब पेज के थ्रू दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है, देखो ये तो हमारा होता है नेव बार वाला सेक्शन। तो अगर आप कोड में देखोगे तो ये है हमारा नेव लिंक्स। ठीक हो गया, जो हम लोगों ने बनाया है। ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, ये वाला सेक्शन क्या है हमारा, नेव लिंक्स, नेव बार। और अगर आप नीचे देखोगे तो ये भी नेव बार है, बट ये रिस्पॉन्सिव के लिए है। देखा आपने, यही तो अंतर होता है। मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि थाइमलीफ से वेब पेजेस बनाना गुड है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहला तो ये है कि थाइमलीफ क्या यूज़ करता है, स्प्रिंग बूट यूज़ करता है। स्प्रिंग बूट क्या है, बैकएंड है। ठीक है, इसका मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग होगी अगर हम लोग थाइमलीफ यूज़ करेंगे। रिएक्ट जेएस में क्या डिफरेंस है, रिएक्ट जेएस क्या करता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। ठीक है, मतलब वो उसमें कोई बैकएंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। ठीक है, दूसरी चीज़, हम लोग के पास रिएक्ट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग रिस्पॉन्सिव साथ के साथ बनाते रह सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। मतलब लाइक आप देख रहे होगे मैंने ये कर रखा है फॉर नॉर्मल पेज, ये कर रखा है फॉर स्मॉल पेजेस। ठीक है, तो डबल कोड लिखना पड़ रहा है। रिएक्ट में ऐसे करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिएक्ट में हम लोग आराम से बूटस्ट्रैप यूज़ करके अपना रिस्पॉन्सिवनेस तुरंत साइड के साइड बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड के लिए थाइमलीफ यूज़ करो। थाइमलीफ एक बेसिक सी HTML, अगर आपको बेसिक सा कुछ बनाना है, वेब पेज बनाना है जिसमें सिंपल HTML और CSS यूज़ हो रही है, देन यू कैन यूज़ थाइमलीफ ओनली। ठीक हो गया। और प्रॉपर फ्रंट एंड बनाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक वेब पेजेस बनाने हैं थाइमलीफ यू मे यूज़, बट आई वुड रिकमेंड टू यूज़ रिएक्ट जेएस ओनली। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला सेक्शन कौन सा है। तो ये तो एक सिंपल इमेज है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब भाई ये कैसे लेके आ रहा है तू, ये सारा तो स्टैटिक है ना, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, बट ये चीज़ें डायनेमिक होके आ रही हैं, तो ये कैसे लेके आ रहा है तू। यहीं पे हमारी थाइमलीफ यूज़ होगी। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा यार, तू तो बोल रहा है कि तूने थाइमलीफ यूज़ किया है और ये तो बेसिक HTML ही है, तो ये कैसे बैकएंड से डेटा लेके आएगा। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया या फिर जिसने भी थाइमलीफ यूज़ कर रखी है, तो जैसे हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट भी इंपोर्ट कराई है, राइट, तो आप देख रहे हो कि मैंने SRC की जगह TH:SRC यूज़ किया है। तो जैसे ही हम लोग TH: लगा देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि वो थाइमलीफ एक्टिवेट हो गया है। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ, थाइमलीफ एक्टिवेट हो गया, मतलब कि हम लोग अब बैकएंड से डेटा ले सकते हैं, फिर थाइमलीफ रेंडरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ SRC करता, ये तब भी काम करता, बट ये सिंपल HTML यूज़ कर रहा होता उस टाइम पे। ठीक है, बट जैसे ही मैंने ये कर दिया तो क्या हो रहा है, ये थाइमलीफ रेंडर कर रहा है इसको, मतलब कंपाइलर एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, कंपाइलर इधर ले आ रहा है, इधर आकर अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, मैंने बोला कि आपको मैं डायरेक्टली SRC से भी करके दिखा सकता हूँ कि SRC से भी सेम काम होगा। ठीक है, तो मैंने TH क्यों लगा दिया इसमें, TH मैंने इस तरह लगाया ताकि हमारा कंपाइलर एक्टिवेट हो जाए, और जैसे ही कंपाइलर एक्टिवेट होगा तो अगर ये पाथ गलत होगा या फिर ये फाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो कंपाइलर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर मैं SRC रखता सिर्फ तो हमको कोई एक्सेप्शन नहीं आती। ठीक है, हालांकि फ्रंट एंड में कुछ रेंडर नहीं होता, बट अगर आप फ्रंट एंड के कंसोल में जाके देखते वहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिखती, बट कुछ स्टॉप नहीं होता। ठीक है, वो आपका फ्लो स्टॉप नहीं करता, बट जैसे ही मैंने इसको TH कर दिया तो ये आपका स्टॉप एग्जीक्यूशन ही फ्लो मतलब स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी छोटी छोटी जगह जो गलतियाँ होती हैं वो हम लोग
आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से मैंने टी एच लगाया। और भी इसके फ़ायदे हैं टी एच के, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। तो हाँ, हम लोग आगे, मैंने बोला प्रोफाइल पिक में हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल सा इमेज टैग लगाया था, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैं टी एच एस आर सी कर रहा हूँ, और भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो पाथ होना चाहिए एस आर सी में, ये मैंने क्या कर दिया, तो ये जो पाथ है मैं इधर ना हार्ड कोड करके, क्योंकि देखो फ्यूचर में प्रोफाइल पिक का जो पाथ है या फिर प्रोफाइल पिक का इमेज का नाम है वो फ्यूचर में चेंज हो सकता है, राइट। तो जो भी चीज़ चेंज हो सकती है, मेरा आइडिया ये था, बेसिक आइडिया, कि हम लोग जो भी चीज़ चेंज हो सकती है उसको index.html में ना रख के हम लोग जावा कोड में चेंज करेंगे, ताकि हमारा जो इस HTML का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारा डॉम का स्ट्रक्चर है वो ना बिगड़े, ठीक है। अगर हमको कोई चीज़ अपडेट भी करनी है, हम जावा कोड में जाए, वहाँ अपडेट करें और कंपाइल करके अपना प्रोग्राम चला लें, है ना। क्योंकि अगर index.html में कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि हम तो फ्रंट एंड वाले बंदे हैं नहीं, गड़बड़ होगी तो पूरा फ्रंट एंड फट जाएगा हमारा, गंदा सा दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, जितना भी पाथ वाला आइटम था या फिर जो भी डायनेमिकली फ्यूचर में अपडेट हो सकता था, मैंने उसको कहाँ डाल दिया, मैंने उसको जावा कोड में डाल दिया, और यहाँ पर वो वैल्यू मैं जावा कोड से फेच करके ला रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये ला कैसे रहा हूँ मैं, ये प्रोफाइल पिक्चर आई कहाँ से, अगर मैं इसमें से TH: हटा देता, ठीक है, ये तब भी चलता, ठीक है, तब भी चलता, बट आपको यहाँ पर मेरी इमेज नहीं दिखती। और अगर आप फिर यहाँ जाके देखते, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल चेक करते, अगर आप इंस्पेक्ट में जाके कंसोल चेक करते तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिखाई देती, ठीक है। आप बोलते भैया यहाँ पर एक्सेप्शन आई है कि ये क्या पाथ प्रोवाइड कर दिया, गलत पाथ प्रोवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो क्योंकि एसआरसी को क्या एक्सपेक्ट होता है, एसआरसी को यहाँ पर एक पाथ एक्सपेक्टेड होता है, बट अब हम लोगों ने कंपाइलर को बोल दिया भैया, अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर थाइमलीफ वाली लैंग्वेज समझता है। तो थाइमलीफ में हम लोग डेटा कैसे पिक करके लाते हैं, हम पिक करके लाते हैं डॉलर और ऐसे करली ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल का नाम। अगर हमने ये लिख दिया है तो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देगा या फिर उसको यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देगा कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक हो गया जी। ठीक है, कैसे करेगा, अब ये वेरिएबल की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, तो आप देखोगे हमारा जो कंट्रोलर है, ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है तो हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, पोर्टफोलियो कंट्रोलर, ठीक है। तो इस पोर्टफोलियो कंट्रोलर के अंदर आप देख रहे होगे कि हम लोगों ने एक एंड पॉइंट बना रखा है, स्लैश वाला, मतलब रूट वाला एंड पॉइंट बना रखा है, ठीक है। मतलब जैसे ही एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे index.html। वी आर नॉट रिटर्निंग एनी HTTP रिस्पॉन्स, वी आर डायरेक्टली रिटर्निंग द index.html, ठीक है। हालांकि ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बट थाइमलीफ डिपेंडेंसी एडेड है तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढती है index.html फाइल को, ठीक है। और ये नहीं बोल रहा कि मैं इसका नाम यही होना चाहिए, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं index.html ही हो, इसका नाम chandan.html भी हो सकता है। अगर chandan.html वाली फाइल बनाता और उसको मुझे प्रिंट कराना होता जब मैं ये API कॉल करूँ, तो मैं क्या करता, यहाँ पर चंदन पास करता, रिटर्न करता चंदन, ठीक है। तो ये API के अंदर हम कर क्या रहे हैं, ये गेट मैपिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं, जब भी कोई इस API को कॉल करेगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एट्रीब्यूट सेट करेंगे मॉडल के, ठीक है। मॉडल के सारे एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने सेट करे और हमने रिटर्न कर दिया जो पेज हमको वहाँ दिखाना है ये API कॉल होने पे। मतलब ये API जब कॉल हुआ, जब ये API कॉल हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा index.html दिखे, क्योंकि वही एक मेरा HTML पेज है। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया मेरा index.html दिखने लग गया, ठीक है, दिखने लग गया। और जो हम लोगों ने वैल्यूज़ इसमें पॉपुलेट करी थी वो सारी वैल्यूज़ अब मैं index.html में यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग डॉलर, करली ब्रेस और वेरिएबल का नाम। अब ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये एट्रीब्यूट का नाम है, मॉडल एट्रीब्यूट का नाम। अगर आप देखोगे तो देखो ये एट्रीब्यूट का नाम है। फॉर प्रोफाइल पिक देखो मैंने एट्रीब्यूट का नाम बना रखा है ये, ठीक है, और इसका URL मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ से। तो देखोगे मैंने constant.java बना रखी है जिसमें मैंने सारे URL सेट कर रखे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे कहीं URLs वगैरह चेंज करने हैं, मान लो मुझे गिटहब का URL चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा ऑटोमेटिकली। तो वो index.html में अपडेटेड वैल्यू फेच करेगा, मुझे HTML वाली फाइल छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक अलग से ही कांस्टेंट वाली फाइल बना ली, उसके अंदर सारे URLs मैंने सेट कर लिए, ठीक है। और इधर जाके मैं उनको सेट कर रहा हूँ ऐड एट्रीब्यूट करके, ठीक है, मॉडल में सेट कर रहा हूँ। और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स वाला पेज, ठीक है, समझ आ गया जी, समझ आ गया। तो ऐसे ही करके हमारा क्या हो रहा है, प्रोफाइल पिक्चर पॉपुलेट हो रही है। सिमिलरली माई नेम पॉपुलेट हो रहा है, ऑल्टरनेट नेम में माई नेम पॉपुलेट हो रहा है। माई नेम में क्या दे रखा है मैंने,
देखो माई नेम में चंदन तिवारी दे रखा होगा। सी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये वाला सेक्शन हो गया हमारा। दूसरा सेक्शन था हमारा सिंपल टेक्स्ट हेलो आई एम, और ये मेरा नाम। अरे अब आप बोलोगे तूने तो यहाँ नेम लिखा है, बट यहाँ पर तो चंदन तिवारी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कैसे हो गया? ये सारा कमाल है थाइम लीव का। हम लोगों ने क्या यूज़ किया, सेम चीज़, हम लोगों ने TH कोलन लगा दिया। हम लोगों ने कंपाइलर को बोला भाई देख, इस वाले H1 टैग का टेक्स्ट होना चाहिए जो कि मैं यहाँ से फैच करके ला रहा हूँ वो वाला, ठीक है। और हम लोग क्या फैच करके ला रहे हैं, हम फैच करके ला रहे हैं माई नेम, है ना। और माई नेम में क्या है हमारा, चंदन तिवारी है, तो वो फैच होके आ रहा है, करेक्ट, ठीक हो गया जी। इसलिए यहाँ पर हमको चंदन तिवारी दिख रहा है। तो उसने क्या किया, उसने जो हम लोगों ने यहाँ पर नेम दिया था उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। किससे, हमारा जो थाइमलीफ वाला टेक्स्ट था उससे, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे चेंज करना होगा अपना नाम, मैं क्या करूँगा, यहाँ माई नेम में जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं अपना नाम चेंज कर दूँगा फ्यूचर में, है ना, करेक्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगला सेक्शन क्या है हमारा, अगला सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये टाइटल का है, जो ये टाइपराइटर इफेक्ट के साथ आ रहा है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक डिव बनाया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस इफेक्ट को यूज़ करने के लिए यूजिंग सिंपल CSS हमने लिस्ट बनाई है। अब देखो काम कैसे कर रहा है ये, मैं आपको दिखाऊं, ये टाइपराइटर वाला इफेक्ट काम कैसे कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक बस लिस्ट है, ऐसे 1 2 3 4 लिस्ट है, मेरे जितने भी टाइटल्स हैं उन सब की लिस्ट है ये, ठीक है। और ये लिस्ट धीरे धीरे करके सरक रही है ऊपर, ठीक है, ऐसे करके सरक रही है ऊपर। मतलब अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर दिखा तो ये अब ऊपर जाएगी और नया टाइटल आएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, फिर ये ऊपर जाएगी, ऐसे करते करते फिर वो रिपीट हो जाएगी, बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। और ये वाला इफेक्ट कैसे आया, जो ये जा रहा है ना, ये कर्सर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये कुछ नहीं है, हमारा एक ब्लॉक ले रखा है मैंने, जिसमें मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड का बॉर्डर सेट किया हुआ है ताकि वो कर्सर जैसा दिखे, और बाकी साइड का कर्सर मतलब बाकी साइड का बॉर्डर सेट नहीं कर रखा है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट साइड का किया है और उसी को ही मैं मूव करा रहा हूँ एनिमेशन के थ्रू, ऐसे, बस सिंपल एज दैट। बट वही बात है कि इसमें हमको इतनी मेहनत लगी, राइट। बट अगर आप इसमें देखोगे, इसमें भी हम लोगों ने सेम इफेक्ट यूज़ कर रखा है, राइट, देखो कर्सर वाला इफेक्ट यूज़ कर रखा है। तो ये कैसे हुआ, इसमें भी वही चीज़ करी हमने ना, इसमें हम लोगों ने एक अलग डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ये टाइपराइटर वाला इफेक्ट अचीव कर पा रहे थे। मेरे को जस्ट वहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी थी और मेरे को बस अपने टाइटल्स वहाँ प्रोवाइड करने थे, बाकी काम वो डिपेंडेंसी खुद कर लेती, ठीक है। तो ये अंतर होता है प्रॉपर फ्रंट एंड में काम करने में और बैक एंड के थ्रू फ्रंट एंड में काम करने में, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरीके से टाइटल आ रहे हैं। अच्छा, अब टाइटल आ कैसे रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो डायनेमिक टाइटल है, अगर मुझे फ्यूचर में भी ऐड करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने क्या किया, अगर आप देखोगे यहाँ देखोगे HTML में देखोगे तो मैंने क्या किया, अब मेरे को एक ही लिस्ट है, ठीक है, मतलब एक लिस्ट को मुझे बार बार प्रिंट करवाना है, बट डिफरेंट डेटा होना चाहिए उसमें, है ना। लिस्ट को बार बार प्रिंट कराना है बट डिफरेंट डेटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप जावा का दिमाग लगाओ, ठीक है, हम लोग लूप लगा सकते हैं, बस डेटा अलग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, वही किया है। हम लोगों के पास थाइम लीफ में क्या होता है, एक ईच एट्रीब्यूट होता है जिससे कि हम लोग लूप लगा सकते हैं, तो इससे हमारा फॉर ईच लूप लगता है। तो मैंने क्या किया, टाइटल्स वाले एट्रीब्यूट से एक एक टाइटल पिक किया और उस टाइटल को यहाँ प्रिंट कर दिया भाई, ठीक है। अभी टाइटल्स वाले वैल्यू एट्रीब्यूट में हमने वैल्यूज़ कहाँ से डाली, हमने डाली यहाँ से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टाइटल्स करके हमारे पास एट्रीब्यूट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ कहाँ सेट हो रही हैं, इस मेथड में। तो अगर आप देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही है बस ये। और ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कहाँ से हम लोग डेटा ला रहे हैं, हम लोग सेट कर रहे हैं डेटा डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर। अगर मुझे फ्यूचर में कोई और टाइटल ऐड करना है, मैं यहाँ पर लिस्ट में जस्ट ऐड कर दूंगा, है जी। तो मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। और अब मैंने ये भी क्यों कर रखा है, मैंने इसका एक इनम बना दिया। अगर आप देखोगे तो मैंने इसका इनम बनाया, मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड किया, ताकि मेरे को चीज़ें हैंडल करने में ईजी रहे। अगर मैं स्ट्रिंग ऐड करता वहाँ पर, वो भी चलता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इनम यूज़ करना इज़ बेटर अप्रोच फॉर कोडिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें मेंशन करके रखी कि भैया हमारे पास सिर्फ इतने ही टाइटल हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइटल ऐड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, अब मुझे फ्यूचर में कुछ ऐड करना है, कोई नया टाइटल, कॉमा लगा कर मैं यहाँ पर वो टाइटल ऐड कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू गेट करवा लूँगा, सिंपल। और फ्रंट एंड में क्या करेंगे, एक एक टाइटल पिक करके उसको यहाँ प्रिंट करवा देंगे, है ना, कितना ही सिंपल है, ठीक है जी, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने फिर ये 2 बटन्स क्रिएट किए,
है ना। अब ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये बटन तो सिंपल है, कॉन्टैक्ट इन्फो को कॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो में, ठीक है जी। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बटन है हमारे पास, डाउनलोड सीवी वाला बटन, ठीक है। तो ये वाले से क्या हो रहा है, हम लोग बैकएंड की एक एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम डाउनलोड सीवी वाला देखें तो मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, डाउनलोड सीवी, और ये किसको कॉल कर रहा है, ये एक एपीआई को कॉल कर रहा है। कौन सी एपीआई, /डाउनलोड। तो अगर आप पोर्टफोलियो कंट्रोलर में जाते हो तो एक तो एपीआई हमारी थी ये स्लैश वाली सिंपल, है ना। दूसरी एपीआई थी हमारी गेट मैपिंग के साथ /डाउनलोड, जो हमारी फाइल को रीड कर रही है, ठीक है, और उसको रिटर्न कर रही है एज अ HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जैसे ही एपीआई कॉल होगा हमारी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक हो गया जी, डाउनलोड हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, किसी ने गौर किया है ऐसे कि भैया ये HTML में इसने क्या फुद्दू बना कर रखा है, क्योंकि देखो इसने तो बटन भी लगा रखा है और बटन में हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट होता है ना, तो इसने वो क्यों यूज़ नहीं किया। तो वो यूज़ कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑन क्लिक हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जावा स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी बहुत ही कम करूँ। मतलब जितना भी डेटा है मैं उसको जावा से लेके आऊँ, ना कि जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ऑन क्लिक हटा दिया, ठीक है, और फिर मैंने ये ए लिखा, ठीक है, ए लिख के ए टैग लगाकर उसको href करके हम लोगों ने डायरेक्ट कराया डाउनलोड में। बट यार अभी भी आप बोलोगे इसने ये क्यों कर दिया, ए टैग क्यों ऐड कर दिया। चल इसने बोला था कि ऑन क्लिक काम नहीं करता, तो ये ऐसे भी तो कर सकता था, th::ऑन क्लिक करके, है ना, ऐसे भी तो कर सकता था, और यहाँ पर अपना ऑन क्लिक करके और यहाँ पर अपना ये वाला लिख लेता, डाउनलोड वाला हिसाब, है ना। तो ये चीज़ मैंने ट्राई करी थी तो ये हुई नहीं थी तो ये आइडिया मेरे को भी आया था, ये चीज़ हुआ नहीं था। इसलिए हम लोगों के पास क्या होता है, अगर हमको कुछ भी रीडायरेक्ट करवाना है तो वी कैन सिंपली यूज़ href ओनली, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ भी रीडायरेक्ट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, th::href, और जो हमको जहाँ हमको रीडायरेक्ट करवाना है हम वो चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन क्लिक वाले से मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये एंकर टैब यूज़ किया, ठीक है जी। ये वाला सेक्शन भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बनाया है ये सोशल मीडिया हैंडल वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं कर रखा है, इसमें भी हम लोग डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, देखो सेम चीज़ है ना, सेम आइकन है, मतलब आइकन डायनेमिकली आ सकता है, ठीक है, मतलब है तो सर्कुलर आइकन, है ना, ऐसा करके लिंक अलग अलग होंगे, इमेजेस अलग अलग होंगी इन आइकन की। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा टैग ही बना दिया, ठीक है। मैंने जो सेक्शन था इसको पूरे को ही मैंने क्या कर दिया, फॉर लूप में लगा दिया, मतलब th::each, ठीक है। सोशल करके मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया है, अगर आप देखो तो सोशल करके मेरा एक एट्रीब्यूट है जो कि सारा इमेज टैग का डेटा लेके आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है। तो अगर आप देखोगे अब ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं है या फिर लिस्ट ऑफ सिंपल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है लिस्ट ऑफ सोशल मीडिया इमेज टैग, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसे इमेज, सेम टाइप की इमेज बार बार रिपीट हो रही हैं, वहाँ के लिए मैंने सेम चीज़ किया है, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे ये चीज़, ठीक है, ये क्लाइंट वाला सेक्शन देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, सेम कंपोनेंट रिपीट हो रहा है, राइट। मतलब ये इमेज है कंपनी का, ये कंपनी का नाम है और ये मेरा डेजिग्नेशन है, ठीक है। सेम इसके लिए भी है, इमेज कंपनी का नाम और मेरा डेजिग्नेशन, सेम इसके लिए भी इमेज कंपनी का नाम मेरा डेजिग्नेशन, है ना। तो क्यों ना हम लोग इसको लूप में लगा दें, इस पूरे इमेज टैग को ही हम लोग लूप में लगा दें। तो सेम चीज़ मैंने अचीव करने के लिए क्या करी, सोशल मीडिया इमेज टैग करके एक मैंने क्लास बना ली, ठीक है। इस क्लास में मैंने क्या किया हुआ है, इमेज टैग एट्रीब्यूट्स को एक्सटेंड करवा रखा है। तो बेसिकली इमेज टैग एट्रीब्यूट्स क्या है, कुछ नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि हमको पता है, देखो इमेज में हमारे पास URL तो होना ज़रूरी है, ठीक है, इमेज टैग में, और ऑल्ट नेम होना ज़रूरी है। तो वो दो तो मैंने कॉमन कर दिए, वो तो जितने भी इमेज टैग लगेंगे ये दोनों तो कॉमन रहेंगे, ठीक है। बट उसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो उस इमेज में क्लिक करके मुझे कुछ करवाना है या फिर मुझे कोई और अगर एक्शन चीज़ें करनी है, फिर कोई और प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते थे। लाइक जैसे मैंने आपको क्लाइंट्स का बताया, राइट। तो क्लाइंट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ और ऐड कर रखी हैं, क्लाइंट नेम, डेजिग्नेशन वाला, ये सब चीज़ें, राइट। तो सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें ऐड नहीं करी, क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। सोशल मीडिया में हमको कोई नाम वाम थोड़ा लिखना है, हमने तो बस इमेज डाली है और इस इमेज को हमको क्लिक करना है, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा उसका लिंक डालना है ना। तो सिर्फ हम लोगों ने ऑन क्लिक एक्शन यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर में इसी की वैल्यूज़ को हम लोग सेट कर रहे हैं और उसके लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर भेज रहे हैं और उसको फिर फैच कर रहे हैं,
ठीक है। और इस मीडिया से फिर हम लोग एसेट यूआरएल निकाल ले रहे हैं, इस मीडिया से हम ऑल्ट नेम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, और इस मीडिया से हम लोग ऑन क्लिक एक्शन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक सिमिलरली एज अ क्या बोलते हैं उसको, डीटीओ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सोशल क्या था हमारा, लिस्ट ऑफ दैट डीटीओ ऑब्जेक्ट, है ना। और इस सोशल से हम लोगों ने क्या निकाला, एक डीटीओ ऑब्जेक्ट से एक डेटा निकाला, एक मतलब ऑब्जेक्ट निकाला, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल्स को फैच करके ला रहे हैं, है ना। थोड़ा जावा वाला इसमें क्या है, टच है, ठीक है। तो समझना, जिसको जावा आती है वो समझ जाएगा आराम से क्या हो रहा है यहाँ पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल के अंदर हमारे पास क्या था, लिस्ट ऑफ दैट सोशल मीडिया इमेज टैग, ठीक है। अब इस इमेज टैग के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ऑन क्लिक वेरिएबल हो गया और 2 वेरिएबल इसके हो गए एसेट यूआरएल ऑल्ट नेम के। तो वो कैसे पिक करके लाऊंगा मैं, मीडिया ऑब्जेक्ट डॉट करके, है ना। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं कर रखा है, वही चीज़ कर रखी है, फॉर लूप लगाया है, लिस्ट से उठा के ला रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट करके वेरिएबल नेम प्रिंट कर रहे हैं, है ना। कितना ही ईजी है, ठीक है, और कितना यूनिक भी है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने नीचे के सारी चीज़ें कर रखी हैं। अब जैसे इस अबाउट मी वाले सेक्शन में है, अगर आप देखोगे अबाउट मी में मैंने कुछ भी डायनेमिकली ऐड नहीं किया। अगर इसका index.html देखोगे, देखो सारा अबाउट मी इसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें डायनेमिक ऐड भी क्या करना है ना। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अगर कभी 5 साल में चेंज होता है तो मैं इधर जाके ही चेंज कर सकता हूँ, बट जो रेगुलर चेंज होने वाली चीज़ है वो है एक्सपीरियंस, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एक्सपीरियंस 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, इधर भी मैंने मेंशन किया 4 ईयर एक्सपीरियंस। तो वो वैल्यू मैं कहाँ से ला रहा हूँ, बैक एंड से लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। सेम क्लाइंट्स का मैंने आपको बताया, तो क्लाइंट का भी मैंने क्या कर रखा है, सेम चीज़ किया। देखो क्लाइंट में मैंने क्या किया हुआ है, इमेज टैग का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट्स करके मैं एक एक क्लाइंट उठा रहा हूँ और उन क्लाइंट से मैं फिर क्लाइंट नेम डेजिग्नेशन ये सारी प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। सेम चीज़ है, अब कुछ भी हार्ड नहीं है ऐसा, है ना। तो नीचे आ जाएंगे, एक्सपीरियंस में भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस में क्या चीज़ फैच करके ला रहा हूँ, HTML फैच कर, मतलब ये जो नेम है मेरा टेक्स्ट टैग का वो फैच करके ला रहा हूँ, और उसका लेवल फैच करके ला रहा हूँ, किस लेवल का मेरे को आता है ना। सेम चीज़ कर रखी है मैंने। अब क्योंकि देखो यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, राइट, इसलिए जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिएक्ट जेएस में तो क्या करते थे हम, उन कंपोनेंट को सीधे कॉल कर लेते थे, बट इसमें क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उनकी लिस्ट बनाई और उसको ऐड कर दिया, और वहाँ पे फॉर लूप चलाकर 1 by 1 उसको प्रिंट कर दिया डेटा को। कितना ही सिंपल है ना। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट, ये इमेज हम लोग लेके आ रहे हैं डायनेमिकली पीछे से, ये नाम पीछे से लेके आ रहे हैं, ठीक है, डायनेमिकली, और उसके बाद ये जो लिंक गिटहब का लिंक है वो डायनेमिकली हम लोग लेके आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ का क्या कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ हम लोगों ने सिंपल लगा रखी है, इसमें कुछ करने की, डायनेमिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में भी डायनेमिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही रहने वाला है, ठीक हो गया जी। तो ये ऐसे करके हम लोगों ने बनाया थाइमलीफ को यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो, एक सिंपल सा, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार ऊपर हाई लेवल बता दूं तो बस यही था बेसिकली। तो अब मैं अगर आपको जावा कोड दिखाऊं कि मैंने और क्या क्या कर रखा है वो एक बार बता देता हूं। तो मैंने इनम्स बना रखे हैं, जैसे देखो हर टेक्स्ट टैग के मैंने इनम बना दिए। मैंने आपको बोला ना डेटा में इनम्स में स्टोर करके रख रहा हूँ, देखो, ताकि कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ना लेके आऊँ, ठीक है। एक कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो होते रहे, और जो वैल्यूज़ पिक करनी है वो इस इनम से पिक कर लूँ मैं, ठीक है। डेजिग्नेशन हो गया, डेवऑप्स हो गया, देखो डेजिग्नेशन में सारे डेजिग्नेशन मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अब जो यूज़ होंगे वो यूज़ कर लूँगा मैं, जो नहीं होंगे, जैसे लाइक SD3 मैंने आज तक कभी यूज़ किया ही नहीं, मैं कभी बना ही नहीं हूँ, तो मैंने SD3 का यूज़ नहीं किया, बट फिलहाल ऐड करके रख लिया है ना। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। टाइटल्स के लिए देखो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये सिंपल मैंने एक टेक एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको बताया ना, ऊपर टेक्नोलॉजी का नाम है और नीचे एक्सपीरियंस लेवल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ऊपर टेक्नोलॉजी का नाम है, नीचे एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए मैंने एक DTO बना लिया है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कि जितना मैं इसको जावा ओरिएंटेड बना सकूं, ठीक है, और फैच करके ला सकूं फ्रंट एंड में डेटा। जैसे मैंने आपको बताया क्लाइंट के लिए ये इमेज टैग था, वैसे ही हमारे पास एरो के लिए ये इमेज टैग बनाया मैंने, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वाले के लिए ये इमेज टैग बना रखा है मैंने, ठीक है जी। ऐसे करके मैंने बना रखा है। और यूटिल्स में मैंने क्या बनाया, कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, जहाँ मैंने आपको बताया सारी URLs वगैरह हैं, हार्ड कोड करके रखे हुए हैं इधर, ठीक है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा। अब देखो इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ नहीं, क्योंकि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक हो गया जी। तो ये तो था हमारा क्या, पूरा पोर्टफोलियो यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड थाइमलीफ। तो ये एक मेरे को एक नया आइडिया आया, तो उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये तो था पूरा कोडिंग वाला पार्ट। नाउ अब डिप्लॉयमेंट कैसे करना है इसका,
ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके क्या, 2 बताऊंगा मैं, तो भी मैंने भी 2 ट्राई करें। पहला तरीका तो क्या है, गिटहब एक्शंस यूज़ करके करो, जैसे गिटहब पेजेस यूज़ करके करो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली पोर्टफोलियो अपनी गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करी है और ये चल भी रही है, ठीक है। इसमें हमको पैसे वैसे नहीं लगते हैं क्योंकि गिटहब हमको स्टैटिक वेब पेजेस को फ्री में पब्लिश करने के चांसेस देता है, ठीक है। बट अगर हमको डोमेन नेम चेंज करना है देन गिटहब पेमेंट लेता है उसकी। बट फिलहाल मेरे को पोर्टफोलियो सिंपल सा बनाना था तो मैंने नॉर्मल गिटहब पेजेस में डिप्लॉय करके उसका लिंक कहीं भी देना होता है तो मैं दे देता हूँ। बट अब हमने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो गिटहब पेजेस का उसकी एक शर्त होती है कि गिटहब पेजेस में डिप्लॉय करने से पहले हमको अपना एक प्रोडक्शन बिल्ड बनाना पड़ता है। वो प्रोडक्शन बिल्ड क्या होता है, प्रोडक्शन बिल्ड में क्या होता है, जो भी बिजनेस लॉजिक होता है वो विजिबल नहीं होता, वो उस पैकेज में नहीं जाता है। पैकेज में सिर्फ index.html जाती है, ठीक है। उस index.html में तुमने जो लिखा होगा वो सारा चला जाएगा। अब रिएक्ट में तो क्या होता है, हम index.html में कुछ नहीं लिखते हैं, खाली ऐप कंपोनेंट को कॉल करते हैं और फिर ऐप के अंदर हम सारा लॉजिक वाला काम करते हैं, है ना। तो हमारे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं रिएक्ट का, तो सीधे वहाँ पे index.html जाता है और बाकी कंपोनेंट्स वगैरह अलग फोल्डर में जाते हैं, इमेजेस वगैरह अलग फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन बिल्ड बढ़िया बनता है। बट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का अगर मैं प्रोडक्शन बिल्ड बनाऊँ, प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बनेगा हमारा, एमवीएन क्लीन इंस्टॉल करके। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका प्रोडक्शन बिल्ड थोड़ा अलग बनता है। इसमें कुछ index.html अलग से नहीं बनती है। इसमें हम लोगों ने जो क्लासेस लिखी होती हैं, इसी के अंदर हमारा क्या होता है, कॉम के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर ऊपर होता है वो टारगेट के अंदर भी होता है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें देना मुश्किल है। तो गिटहब पेजेस तो अलग कर दो, उससे तुम डिप्लॉय नहीं कर सकते। हालांकि मैंने फिर भी ऐड करके रखा हुआ है बट उससे डिप्लॉयमेंट अच्छी नहीं हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, गिटहब वर्कफ्लोज में अपना deploy.yaml बना रखा है और यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्टेप्स दे रखे, ठीक है। तो मैंने क्या ट्राई कर रखा है कि जो भी मैं आर्टिफैक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं ऐसे करके डिप्लॉय करूँ। बट मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी बट नहीं हो पाया। तो मैंने दूसरा तरीका क्या यूज़ किया, वो है हमारा railways.app। मतलब ऐसे बहुत सारे होस्टिंग वेबसाइट्स हैं, नेटलीफाई हो गया, रेलवेज़ हो गया, है ना, और 2-3 और होंगे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैंने बस नेटलीफाई और यही यूज़ कर रखा है। तो इससे हम लोग ईजिली मतलब डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं विदिन 1 क्लिक। बस तुमको डैशबोर्ड में जाके अपना प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू प्रोजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, गिटहब रेपो का लिंक देना है एंड ऑथराइजेशन वगैरह देनी है और वो बाकी काम खुद हैंडल कर लेगा और हमारे पास ऐसे करके डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिप्लॉय करने के लिए उसने index.html को रीड कर लिया, रीड करने के बाद वो आराम से हमारा उसको यहाँ पर शोकेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कि मैंने कैसे पोर्टफोलियो बनाया यूजिंग स्प्रिंग बूट और थाइमलीफ, ताकि थोड़ा सा यूनिक दिखे। अगर कोई मेरा ये वाला पेज देखता है, पोर्टफोलियो देखता है, तो वो यहाँ तक तो नॉर्मल समझेगा, जैसे वो एंड में जाएगा मैंने यहाँ पे मेंशन जानबूझ के किया है कि मैंने थाइमलीफ यूज़ करी है ताकि वो थोड़ा सा यूनिक दिखे, देखने वाले को लगे कि भाई हाँ इसने थाइमलीफ से इतना बढ़िया कैसे बनाया, ठीक है। उसके बाद वो जाके इसका गिटहब रेपोजिटरी देखे, है ना, उसको मेरा आइडिया समझ में आए कि मैंने क्या किया है। तो अपने काम को शोकेस करना आना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से मैंने एक ये अलग सा यूनिक सा कुछ दिखे करके मैंने एक पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई किया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी सेम चीज़ कर सकते हो। आप लोग जो भी टेक स्टैक के हो गए ऑलमोस्ट, अगर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सब आई अज्यूम कि वो जावा वाला ही होगा, तभी तो आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कोई एक रैंडम सा सिंपल HTML CSS का पोर्टफोलियो लेना, अपने अकॉर्डिंग थाइमलीफ यूज़ करके जैसा तुम उसको बनाना चाहते हो उसको बनाना। आप लोगों के रिज्यूमे में भी वो थोड़ा सा हाईलाइट शो करेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग दिखाएगा। हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है बट इससे तुमको ये दिखेगा कि तुमने भैया ये चीज़ पढ़ी और इस चीज़ को तुमने सीखा और इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है किसी को इसको इम्प्लीमेंट करने में, कहीं पे भी कोई चीज़ फटती है, तो यू कैन ऑल्सो रीच मी आउट ऑन यूट्यूब कमेंट बॉक्स, और ईमेल आईडी तो है ही आप लोगों के पास मेरी, तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए। हालांकि मैं चाह रहा था कि छोटी सी वीडियो बने बट ऑलमोस्ट ये बहुत लंबी खिंच चुकी है, तो सॉरी फॉर दैट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।